Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, in this video I will be explaining the field theory of learning given by Kurt Lewin. So let's start with the topic. Before moving to the theory, let's know something about Kurt Lewin. Kurt Lewin was born on 9th of September 1890 in German Empire. भाई इनका बर्थ हुआ 9 सितंबर को 1890 में एंड ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट इवेंचुअली सेटल्ड इन यूएस। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे बट ये सेटल्ड थे यूएस में एंड इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट साइकोलॉजी था एंड ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो वी कैन से ही वॉज अ गेस्टॉलिस्ट एंड ही इज बेस्ट नॉन फॉर ग्रुप डायनेमिक्स, एक्शन रिसर्च, फोर्स, फील्ड एनालिसिस एंड फील्ड थियरी और टी ग्रुप्स। एंड इन्होंने फील्ड थियरी दी थी 1917 में एंड ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। इनको मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर या फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। सो लेट्स मूव टू द थियरी, कर्ट लेविन्स फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग। तो लेविन बोलते थे कि लर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक लर्नर अपनी न्यू इंसाइट को डेवलप करता है और अपने ओल्ड व्यूज को, जो उसके पहले जो उसके व्यूज बने हुए हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका परसेप्शन है, उसको वो मॉडिफाई करता है, रिस्ट्रक्चर करता है अपने लाइफ स्पेस को। ठीक है जी। तो बेसिकली वी कैन से लर्निंग इज अ process by which a learner develops a new insight and changes its old views. Then इन्होंने बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों पर एंड ये बोलते थे कि ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन हिज परसेप्शन। ह्यूमन बिहेवियर एक परसेप्शन पर, एक इंसान के उसके नज़रिए पर और उसकी जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अपनी ये सारी बात को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से समझाने की कोशिश की है जो थी B इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एंड ई। देखिए यहाँ पर मतलब क्या है इनका कि ह्यूमन बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। इनका कहना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है एक पर्सन के खुद के परसेप्शन से और उसके एनवायरमेंट से। यहाँ पर आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि इनका मानना था कि बिहेवियर जो होता है वो एक इंसान की नेचर पर और उसके नर्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नेचर एक पर्सन की बात कर रहे हैं हम और उसका नर्चर से हम उसके एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस चीज को इन्होंने एक डायग्राम से भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो हम वो डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो आप ग्रीन कलर में आप बीच में एरिया देख रहे हैं ये एक लाइफ स्पेस है और बिल्कुल सेंटर में ये पर्सन है। ये पर्सन जो है बिल्कुल सेंटर में है और ये ग्रीन कलर में जो है ये इसका पूरा लाइफ स्पेस है। ठीक है। और लाइफ स्पेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो साइकोलॉजिकल फील्ड है ये। ठीक है। और इसमें जो भी इसकी साइकोलॉजी के भी जो भी फैक्टर्स हैं, इसके टेंशंस, इसका स्ट्रेस, ठीक है, इसके गोल्स, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। और इसमें ये ग्रीन कलर में तो इसका साइकोलॉजिकल फील्ड है और लेकिन ये जो ऑरेंज कलर में है यहाँ पर ये बाउंड्री आ जाती है लाइफ स्पेस की। और ये ऑरेंज कलर में इसको एरिया को हम फॉरेन हल बोलते हैं। ठीक है जी। ये सराउंड करता है एक पर्सन के साइकोलॉजिकल फील्ड को। ठीक है। यहाँ पर एक गोल है जिस गोल पर इस पर्सन को पहुंचना है, इस पर्सन को ये गोल अचीव करना है। लेकिन और उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए जो फोर्स, जो कुछ फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसको गोल को अचीव करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, वो तो कहलाएगा ड्राइविंग फोर्स। और जो रिस्ट्रेन करते हैं, उसको उसके गोल तक पहुंचने के लिए रोकते हैं, वो कहलाएगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है जी। तो बाकी इन सभी टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसका डायग्राम था बेसिक सा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर ये थियरी दी गई है। सबसे पहला फैक्टर आता है टोपोलॉजी।
ठीक है, टोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें जिसमें हम बात करते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पोजीशन की। मतलब हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम स्पेस में पोजीशन शो करने के लिए हम उसका यूज करते हैं इस ब्रांच का। एंड लेविन ने इसका क्या यूज किया है इस थियोरी में, तो इन्होंने यहाँ पर जो एक पर्सन का जो लाइफ स्पेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि टोपोलॉजी का इन्होंने यूज किया है एक पर्सन के लाइफ स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है जी। देन सेकंड आता है हमारे पास वेक्टर। आप वेक्टर से पहले लाइफ स्पेस को समझिए। देखिए लाइफ स्पेस जैसे कि मैंने अभी बताया उस डायग्राम में भी, लाइफ स्पेस एक पर्सन का साइकोलॉजिकल फील्ड हम कह सकते हैं। और साइकोलॉजिकल फील्ड का मतलब क्या है, देखिए एक साइकोलॉजिकल फील्ड में एक इंसान की परसेप्शन, उसका नजरिया आता है, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो ड्राइव्स हैं, जो मोटिव्स हैं, मतलब जो उसके गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, उसके जो बिलीफ्स हैं, जो उसके पर्सनल बिलीफ करता है वो किसी चीजों पर, उसकी टेंशन है, उसका स्ट्रेस हो गया, उसके थॉट्स जो हैं और उसके फीलिंग्स, तो ये सारी चीजें जो हैं एक इंसान के परसेप्शन में आ जाती है, उसके लाइफ स्पेस में आ जाती है, उसके साइकोलॉजिकल फील्ड में आ जाती है, ठीक है जी। और ये इसमें सभी चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी आइडिया हो सकता है जो उस पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है जी, तो वो उसका लाइफ स्पेस होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं उस डायग्राम को देखते हुए, द पर्सन में बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मूविंग अबाउट इन अ लाइफ स्पेस। एक पर्सन को हम एक पॉइंट की तरह मान सकते हैं जो एक लाइफ स्पेस में घूम रहा है, ठीक है जी। एंड ही इज अफेक्टेड बाय पुश और पुल्स, ठीक है, एंड ओवरकमिंग द बैरियर्स टू रीच हिज गोल। अब जैसे कि मैंने बताया उसको एक गोल अचीव करना है, उसको अपने गोल तक पहुंचना है, लेकिन वो पुश और पुल से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। यहाँ पर पुश और पुल का मतलब है कि देखिए आपको जब कोई गोल अचीव करना होता है, कभी तो आप मोटिवेटेड होंगे, कभी आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होंगे, ठीक है, तो यहां पर इसको आप पुश और पुल समझिए, ठीक है। एंड ओवरकमिंग द बैरियर्स, और जो बैरियर्स आएंगे बीच में आपके गोल तक पहुंचने के लिए, उनको ओवरकम करना पड़ेगा उस गोल पर पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड बैरियर्स क्या हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं कोई भी साइकोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी चीज जो इंसान को उसके गोल पर पहुंचने से रोक रही है, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पीपल भी हो सकते हैं, या कोई सोशल ऑर्डर जो हमारी समाज की जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं वो भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है जी। और फिर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन हल क्या होता है। फॉरेन हल एक एक एरिया है, एक बाउंड्री है नॉन साइकोलॉजिकल, ठीक है जी, मतलब कि जो लाइफ स्पेस को सराउंड करती है एक नॉन साइकोलॉजिकल बाउंड्री, उसको हम फॉरेन हल बोलते हैं, ठीक है जी। और इसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं एक पर्सन के फिजिकल, सोशल एनवायरनमेंट या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं जो एक इंसान को विजिबल नहीं होती। देखिए आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे ये मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग ना एक रिवर के साइड पे बैठे हैं, ठीक है, एक रिवर के बैंक पर बैठे हैं, और वहां पर एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, एक मगरमच्छ है, और उन दो में से एक एक इंसान को वो क्रोकोडाइल दिख जाता है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे को नहीं दिखता। तो एक जिसको दिख जाता है हम बोल सकते हैं उसके लाइफ स्पेस में वो क्रोकोडाइल को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसका खुद का परसेप्शन है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है खुद का, तो वो उसको दिख जाता है, लेकिन वो दूसरे इंसान को नहीं दिखता। तो वो दूसरे इंसान ने उसको नहीं देखा क्रोकोडाइल को, तो वो उसके लाइफ स्पेस से बाहर है वो चीज, ठीक है जी। तो अब आपको समझ आ गई होगी, लाइफ स्पेस से बाहर है तो मतलब फॉरेन हल में है, ठीक है जी। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर की। देखिए वेक्टर दो दो तरह के हम इसको बोल सकते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ फोर्स केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ गोल और अवे फ्रॉम अ गोल। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए वेक्टर एक तरह का फोर्स है जिसमें दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए कि आपको मान लीजिए आपको केवीएस का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है जी,
और केवीएस का एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट कर रही होंगी बहुत ज्यादा। जैसे किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुधारना है, ठीक है। या किसी की कोई ईगो वाली बात हो सकती है, ठीक है। सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, आपके जो भी एक्सवाइजेड रीजंस हैं कि जो भी आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है जो भी चीज, ठीक है, वो फोर्स कहलाएगा आपका ड्राइविंग फोर्स, ठीक है जी। देन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके लक्ष्य पर पहुंचने से रोकती हैं, ठीक है, उनको हम बैरियर्स बोलते हैं या उसको हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं, जो फोर्स लगता है, ठीक है। कुछ बैरियर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन आप कई बार अपने फोन में यूट्यूब और फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसे ही यूज करने लग जाते हैं, कुछ जो बेकार की चीजों में देखने में उसको टाइम वेस्ट करते हैं आप अपना, ठीक है। तो ये एक बैरियर कहलाएगा या ये एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहलाएगा जो आपको आपके गोल पर पहुंचने से रोक रहा है। तो ये दोनों चीजें वेक्टर में आती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। देन उसके बाद हमारे पास आता है वैलेंस। देखिए वैलेंस की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह के हम मान सकते हैं। अगर एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट से या किसी गोल से अट्रैक्टेड है, ठीक है जी, तो उस ऑब्जेक्ट को या उस गोल को हम बोलेंगे पॉजिटिव वैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर वही पर्सन किसी ऑब्जेक्ट से या किसी चीज से वो रिपेल करता है, ठीक है जी, तो उसको हम नेगेटिव वैलेंस बोलेंगे। वो ऑब्जेक्ट में नेगेटिव वैलेंस है। आप इतना समझिए बस इस चीज को, ठीक है जी। देन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक तरह से इन्होंने जो लेविन ने इस टर्म को इनसाइट की जगह यूज किया है, ठीक है, अंतर्दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, उसकी उसको इन्होंने इसकी जगह यूज किया है, ठीक है जी। इसमें हम परसेप्चुअल फील्ड की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो नजरिया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी हम बात करते हैं उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से, ठीक है जी। देन लास्ट हमारे पास आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी इन्होंने बात की है। कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली देखिए दो तीन तरह के होते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला हमारे पास आता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। देखिए हमने इससे पहले वैलेंस की बात की थी कि अगर एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है तो वो पॉजिटिव वैलेंस कहलाता है, और रिपेल करता है तो वो नेगेटिव वैलेंस कहलाता है। अब इस चीज को आप यहां पर रिलेट करने की कोशिश करना। देखिए जब कोई दो दो पॉजिटिव वैलेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो दो पॉजिटिव वैलेंस मतलब कि एक बच्चा है मान लो, ठीक है, उसको मूवी देखना भी पसंद है और उसको पिकनिक पर जाना भी पसंद है, और उसको हम चॉइस दे दी हमने एक टाइम के लिए कि उसके पास एक ही चॉइस है, या तो वो मूवी देख ले, ठीक है, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर चला जाए। अब उसको तो भाई ये दोनों चीजें पसंद है, ठीक है जी। अब उसको करनी तो लेकिन एक कोई चीज चूज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि उसको दोनों चीजें पसंद है लेकिन उसको कोई एक चूज करनी है, ठीक है जी। देन सेकंड हमारे पास आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, दो इक्वली स्ट्रॉन्ग वैलेंसेस की बात करते हैं हम, और वो दोनों नेगेटिव वैलेंस होते हैं। उसमें पॉजिटिव वैलेंस थे, दोनों चीजें उसको पसंद थी, ठीक है। यहां पर दोनों नेगेटिव वैलेंस है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक बच्चा है, वो होमवर्क भी नहीं करना चाहता, ठीक है, और पनिशमेंट भी उसको पसंद नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। तो वो दोनों चीजें से भागना चाहता है, दोनों चीजों से, उसको होमवर्क भी नहीं करना और उसको पनिशमेंट भी नहीं चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का। देन थर्ड और लास्ट हमारे पास आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए एक अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक गोल है, ठीक है, और वो जो इंडिविजुअल है वो उस गोल से अट्रैक्टेड भी है और उसको रिपेल भी कर रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए कि ये एक लड़की है, इसको बर्गर खाने का मन तो है लेकिन ये नहीं खाना चाहती ताकि ये वेट गेन ना कर ले, ये मोटी ना हो जाए, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का। तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये थी हमारी आज की कर्ट लेविन की थियरी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की
इनकी लर्निंग जो इन्होंने रिलेट किया है इनसाइट से, जिसको परसेप्शन से इन्होंने रिलेट किया है। देन मेनली हमने बात की इनके इस एक्सप्रेशन की जो इन्होंने मैथमेटिकल दिया है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ अ पर्सन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। देन हमने इनके डायग्राम को देखा। उसके बाद हमने बात की इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिन पर ये आधारित है ये थियरी, टोपोलॉजी, वेक्टर, लाइफ स्पेस, बैरियर्स, फॉरेन हल, वैलेंस, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये थियरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो गाइज, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।